आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ का दूसरे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाला नया पदार्थ है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसका जो गुण होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे मान लो लोहे में जंग का लगना हो गया, भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, या फिर आप कह लो दूध से दही का जमना। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन ही होता है और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं। यानी कि जो केमिकल कंपाउंड है उसी के परमाणु क्या होते हैं? वो टूटते हैं और वे नए उत्पादों के निर्माण के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनके उसके क्या नाम होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक के नाम से जाना जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि हम बोल दिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना। जैसे हम बोल दिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक हो गया और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना है? MgO बना है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। लेकिन यहां से क्वेश्चन आपका बनता है बोर्ड में कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम लोग सैंड पेपर से उसे क्यों रब करते हैं? इसलिए रब करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है कि क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर जम जाता है, एक परत बन जाता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से नहीं जल पाता है। अगर हम उसे सैंड पेपर से प्रॉपरली रगड़ लें तो क्या होता है कि उसकी जो जलने की कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है? इसलिए रगड़ा जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से अभिक्रिया कर सके। ठीक है। और जब जलता है तो किस तरह के वो प्रकाश निकालता है? तो वो सफेद प्रकाश निकालता है। ठीक है, चमकीली सफेद प्रकाश निकालता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रिबन की सतह से क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए किया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम लोग अभिकारक और उत्पाद किसे कहेंगे? तो देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे अभिकारक। ठीक है। और इन दोनों के मिलने से क्या बना है? एक नए पदार्थ बने हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता होती है। जैसे मान लो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुआ या नहीं? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस टाइम पे गैसों का उत्सर्जन होता है, रंगों में परिवर्तन होता है, अवस्था बदलती है, तापमान में परिवर्तन होता है। तो इन सारी चीजों को अब समझेंगे। सबसे पहला है गैसों का उत्सर्जन, जिसमें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? जिंक जो कि सॉलिड है, ठोस है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कि एक्वस है, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये जो तीर आप देख रहे हो ऊपर की ओर, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड हम देखेंगे रंग में परिवर्तन। यानी मान लो साइट्रिक अम्ल और बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के बीच अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? रंग बैंगनी से रंगहीन हो जाती है। ठीक है। थर्ड है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे मान लो मोमबत्ती के मोम की दहन अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव और फिर गैस में परिवर्तित हो जाती है। जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो जिस टाइम पे वो जला रहे होते हैं तो वो ठोस में रहता है, जलने के दौरान वो क्या हो जाता है? द्रव्य में बदल जाता है और फिर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। फोर्थ है हमारा
तापमान में परिवर्तन, चूने के जल से बुझे चूने के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है। जब हम लोग चूने को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उस टाइम पे आप देखते हो कि वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि वहां से हीट जनरेट हो रहा है, उष्मा की उत्पत्ति हो रही है। और फिफ्थ है हमारा अवक्षेप का निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड विलयन के बीच रासायनिक अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। जैसे कि आप ये रिएक्शन देख रहे हो, बेरियम क्लोराइड है, साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, H2SO4 है। इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जा रहा है, BaSO4 बन जा रहा है, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जा रहा है। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों का प्रयोग करके दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस सूत्र का उपयोग करके, जिस प्रतीक का प्रयोग करके हम किसी भी अभिक्रिया को दर्शाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा यौगिक है जिसको हम लोग ए से संकेत किए हैं, और दूसरा यौगिक जिसको हम लोग बी से संकेत किए हैं। इन दोनों के मिलने से दो नए तत्व बनेंगे, दो अलग अलग पदार्थ बनेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, सी और डी कहेंगे। तो इन दोनों को जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, उसको अभिकारक कहते हैं, और इन दोनों के भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग ले रहे हैं, ये जो प्लस हम लिखे हैं, ये तीर लिखे हैं, इसका कुछ ना कुछ नियम होता है। एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। दो पक्ष होते हैं, एक होते हैं दाएं पक्ष और एक होते हैं बाएं पक्ष। तीर के इस तरफ होता है दाएं पक्ष और तीर के इस तरफ होता है बाएं पक्ष। क्लियर है बातें। तो देखो, दाएं पक्ष में जितने तत्व होंगे उतने ही बाएं पक्ष में होंगे। कहने का मतलब ये है, जितने तत्व मिलकर के अभिकारक में है उतने ही तत्व किस में होनी चाहिए, उत्पाद में होनी चाहिए। तब हम इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब तत्वों की संख्या दाएं पक्ष और बाएं पक्ष एक सामान्य हो तो इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ जिंक देखो, जिंक कितने हैं, एक है, तो दाएं तरफ भी कितनी है, एक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी दो है। SO4 है, यहाँ पे SO4 एक है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यदि अभिकारकों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, तो रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष अगर एक समान तत्व नहीं है तो इस तरह के समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पे Fe है यानी कि आयरन है, और H2O है, ये किस तरफ है, बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में कितने आयरन है, एक है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, और ऑक्सीजन एक है। तो अगर हम देखें दाहिनी तरफ, तो देखो Fe जो है 3 है, यानी कि आयरन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक था, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन। दोनों तरफ जो है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष एक समान तत्व ना होने के कारण इसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखो, रासायनिक समीकरण असंतुलित कब होता है, जब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के तत्व एक समान ना होते हैं। ठीक है, तो अब हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के तत्वों को देखेंगे कि किस किस तरह के तत्व जो है अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं। तो आप देखो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है Fe+H2O, है ना। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और इधर जो है तीर के दाहिनी तरफ क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो आप यहाँ पे देखो कि जो अभिकारक में भाग लेने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, Fe यानी कि आयरन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, एक है। ठीक है, आप यहाँ देखो उत्पाद में Fe कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कि अभिकारक में टोटल तत्व जो है वो 4 है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 9 है। तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जो
तत्वों की संख्या है ये बराबर नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, Fe कितने हैं इस तरफ उत्पाद की तरफ, यानी दाएं तरफ कितने हैं, 3 है। तो हम Fe से क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो दाईं तरफ और बाईं तरफ, है ना, दाईं तरफ और बाईं तरफ Fe जो है वो बराबर हो गया, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुना नहीं कर सकते, या यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। हम क्या करेंगे, H2O के पहले लिख देंगे। तो अब इससे क्या होगा, 4 इंटू ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। यानी कि अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आयरन कितने हो गए, 3 हो गए, है ना, आयरन 3 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 4 से गुना कर देंगे। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से अब तुम देखो कि यहाँ पे आयरन जो है वो कितने बन गए, 1 से कितने बन गए, 3 बन गए। हाइड्रोजन कितने बन गए, वो 8 बन गए। ऑक्सीजन कितने बन गए, 4 बन गए। ठीक है, अब फिर से उत्पाद की तरफ यानी कि दाहिनी तरफ तुम तत्वों को जब देखोगे तो आयरन भी कितने हो गए, 3 हो गए, 3 के 3 है, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गए, है ना, ऑक्सीजन 4 के 4 रह गए। और फिर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब तुम सबको ऐड करोगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 15, 15 हो जाएंगे। और इधर जब तुम देखोगे उत्पाद की तरफ जो तत्वों की संख्या है ये भी कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने, 15 हो जाएंगे। तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसी भी समीकरण को और भी ज्यादा जानकारी पूर्ण बनाने के लिए हम लोग और उसमें क्या कर सकते हैं। गैसीय अवस्था को प्रतीक G द्वारा दर्शाया जाता है। जब कोई पदार्थ अगर तरल अवस्था में होगा तो उसके लिए हम लोग I द्वारा उसको हम दर्शाएंगे। अगर कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था में होगा तो उसको हम S से दर्शाएंगे। अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में होगा तो उसको हम लोग AQ से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ संकेत होता है जो कि हम लोग समीकरण में उपयोग करते हैं, जिसके बाद वो समीकरण और भी ज्यादा क्या हो जाता है, और भी ज्यादा वो जानकारी पूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 7 प्रकार होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, एंड फोर्थ है, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और छठा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, और सातवां है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अगर हम देखें तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं और उष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे और फिर अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल 7 प्रकार के अभिक्रिया हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला अभिक्रिया जो कि है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे मान लो A प्लस B, इन दोनों के मिलने से क्या बना, AB बना। यानी कि दो अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कराया। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक हो गए, इन दोनों के मिलने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। एस से क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था होता है, एस से ठोस अवस्था को दर्शाते हैं, और जी से गैसीय अवस्था को दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक है, इन दोनों के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि एक उत्पाद को बनाया। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है अपघटन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों या तत्वों में विघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी यौगिक है, जैसे मान लो ए बी यौगिक है, ये विघटन होकर के 2 या 2 से अधिक
यौगिक या तत्वों में विघटन हो जाता है, इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मानो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ S लिखे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो आप देखो ये क्या है, एक यौगिक है, क्या है, यौगिक है। एक यौगिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों में विघटन होगा, इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है तापीय अपघटन, जिसके बारे में हम समझेंगे। किसी पदार्थ को गर्म करने पर होने वाला अपघटन तापीय अपघटन कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि चूना होता है, उसको हम लोग जब पानी में डालते हैं तो जो अभिक्रिया होती है उस दौरान उष्मा की भी उत्पत्ति होती है। इस तरह के अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं, तापीय अपघटन कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन, जो कि अपघटन अभिक्रिया का ही पार्ट है, भाग है। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत प्रवाह के कारण यौगिक सरत यौगिकों में विघटित हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन कहलाते हैं। इसे विद्युत अपघटन भी क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए जब जल में विद्युत प्रवाहित हो जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाते हैं। जैसे मान लो पानी है, यानी कि H2O जल है, इसमें जब विद्युत धारा जाता है तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अपघटन अभिक्रिया का तीसरा पॉइंट, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के कारण विघटित होता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। जैसे मान लो सिल्वर का संकेत होता है Ag, ठीक है, तो Ag और क्लोरीन, है ना, Ag और Cl2 को हम जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये AgCl में बदल जाता है, विघटित हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, फोटोग्राफिक पेपर पर सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ी होती है जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर धूसर हो जाती है। धूसर का मतलब होता है धूल के रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड रंगहीन होता है, जबकि चांदी एक धूसर धातु है। चांदी धूसर धातु का मतलब क्या होता है, धूल के रंग का धातु हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह के अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्वों के साथ रिएक्शन कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। जैसे कि मान लो कि BC क्या है, यौगिक है, और A कोई तत्व है। ठीक है, A जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और BC जो है यौगिक है, इसमें जो तत्व है C वो कम क्रियाशील तत्व है। तो A क्या करेगा, C के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व के साथ रिएक्शन कर जाएगा और B को अकेला कर देगा। यानी कि A और C रिएक्शन कर करके क्या बना लेगा, एक अलग यौगिक बनाएगा और B अकेला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे जिंक को हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो आपको मालूम है कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और HCl जो है यह क्या है, यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें जो कम क्रियाशील तत्व है क्लोरीन, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Zn के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे फोर्थ यानी कि चौथा अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच
दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, और नए यौगिक बनते हैं इसमें, तो इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी एक यौगिक है और सी डी भी क्या है, एक यौगिक है। इसमें क्या होता है कि ए सी के साथ रिएक्शन कर जाता है, ए सी के साथ अभिक्रिया कर जाता है और बी डी के साथ अभिक्रिया कर जाता है, और ए जो है सी के साथ एक नए यौगिक का निर्माण करता है, अब बी डी के साथ एक नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये जब रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ, BaSO4 बनाता है और NaCl नमक के रूप में बन जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझेंगे हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, कि वह अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के जलीय विलयनों को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो AgNO3, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और इसको जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो जो निर्माण होता है नए पदार्थ का वो होता है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का होता है, ये प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है, और साथ में बनता है NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, ठीक। अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके आयनों के आदान प्रदान से लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो इसमें क्या निर्माण होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का निर्माण हो गया, और H2O यानी कि जल का निर्माण हो गया। हम देखें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होता है तो आयनों का आदान प्रदान के कारण लवण और जल का भी निर्माण होता है, ठीक। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। समझो ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी यौगिक में ऑक्सीजन या आध्यात्मिक तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या आध्यात्मिक तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है जिन तत्वों या यौगिकों में ऑक्सीजन या आध्यात्मिक तत्व जुड़ता है या हाइड्रोजन या धात्विक तत्व निकलता है वे ऑक्सीकृत कहलाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत कहलाता है। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किसी यौगिक में हाइड्रोजन या धात्विक तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या धात्विक तत्व का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन बाहर होगा तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन जब हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन बाहर होगा तो हम उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। समझो कि ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। हाइड्रोजन को हटाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक एजेंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, जैसे कि वह पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन प्रदान करता है अपचायक कहलाता है। जो हाइड्रोजन प्रदान करेगा उसको अपचायक कहेंगे, जो ऑक्सीजन प्रदान करेगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का बाहर होना ये क्या कहलाता है, ये अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। समझ रहे हो बात को। अब क्या है, कह रहा है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन को हटाता है उसे अपचायक भी कहते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आते ही है। अब हम लोग समझेंगे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है
वह अभिक्रिया जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अधिकांश अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, जैसे कि श्वसन एक क्या है, अपघटन अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो जैसे कि मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर वाटर यानी कि जल बनाता है और साथ ही साथ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का किस रूप में निर्माण करता है, एटीपी के रूप में निर्माण करता है। ठीक है, जब जल में कैल्शियम मिलाया जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि कैल्शियम, जैसे चूना है, चूना में जब हम लोग जल मिलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे वो उबलना स्टार्ट हो जाता है और वहां से उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो बेसिकली जो चूना में हम पानी मिलाए हैं वहां से उष्मा उत्पन्न हुई है यानी कि ऊर्जा उत्पन्न हुई है। और इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जो ऊर्जा का उत्पन्न करे, ऐसी अभिक्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न करे उसको क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है उष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CaO बनता है और CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के प्रभाव, है ना। जैसे कि संक्षारण और दुर्गंध में क्या अंतर है। तो संक्षारण क्या होता है, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, जल, अम्ल गैसों आदि के साथ अभिक्रिया के कारण धातुओं का धीरे धीरे अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग का लगना। ये जंग कैसे लगता है, देखो, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है ना, अभिक्रिया करता है, तब एक लाल पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये एग्जाम में आता है कि जंग किसे कहते हैं, जंग कैसे लगता है। एग्जाम में पूछता है कि लोहे में जंग लगना किस तरह का अभिक्रिया है। तो लोहे में जंग लगना जो है वो एक तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया आप समझे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होगी तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी भी पदार्थ को कैसे हम जंग लगने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है चित्रकारी के माध्यम से, कि जो भी पदार्थ है उसके ऊपर अगर हम पेंटिंग कर दिए, कलर कर दिए, चित्रकारी कर दिए तो क्या होगा, उस पे जंग नहीं लगेगा। सेकंड है ग्रीस लगा देंगे या फिर तेल लगा देंगे किसी भी लोहे के पदार्थ पे तो उस पे जंग नहीं लगेगा। और थर्ड है गैल्वेनाइजेशन द्वारा। तो गैल्वेनाइजेशन अगर हम कर देते हैं, यानी कि अगर किसी भी लोहे के पदार्थ पे अगर हम कोई भी अलग कलर के परत को लगा देते हैं जिससे कि उस पे जंग लगने की क्षमता कम हो जाती है। अब हम समझेंगे दुर्गंध कैसे उत्पन्न होता है। तो वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर बदल जाता है, इसे दुर्गंध कहते हैं। यह खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा और तेल के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसलिए हमें यहाँ से पूछा जाएगा कि किसी भी पदार्थ में दुर्गंध क्यों आता है, तो वो ऑक्सीकरण के कारण आता है, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ वसा और तेल से बने होते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा होता है। इस कारण से वो पदार्थ में क्या हो जाती है, दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस दुर्गंध को हम लोग कैसे दूर करेंगे, तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, ठीक है। सेकेंड है वैक्यूम पैकिंग। ऐसे पैकिंग करें कि उसके अंदर कोई भी हवा का अंश ना रहे, तो वो भोजन जो है लंबे समय तक दुर्गंध नहीं करेगा। हवा को नाइट्रोजन से बदलना। अगर हवा को हम नाइट्रोजन से बदल दें तो भी क्या होगा, वो खाद्य पदार्थ दुर्गंध होने से बचेगा। तो इस प्रकार से किसी भी खाद्य पदार्थ को दुर्गंध होने से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है।